नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट और उसके बहाने सारी दुनिया की अपडेट्स लेकर। ईरान और इजराइल की जंग तो खत्म हो गई। सीज फायर लफ्ज का इस्तेमाल ना भी करें तो यह कह सकते हैं जंग रुक गई है। ईरान की मस्जिद से लाल झंडा उतार दिया गया है जो जंग का झंडा होता है, लेकिन लगातार नई अपडेट्स आ रही हैं। ईरान से भी, इजराइल से भी, अमेरिका से भी और गजा से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इन सब पे बात करूंगा, लेकिन पहले ईरान पर बात। आयतुल्लाह खामनेई को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि वो कहां चले गए, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक में आ क्यों नहीं रहे हैं। कल शाम को उनका टेलीवाइज्ड मैसेज आया और उसके साथ लगातार अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में उनके ट्वीट भी आए। अंग्रेजी में भी, वहां की भाषा जो है फारसी में भी, और साथ में हिंदी में भी उनके ट्वीट्स आजकल आते हैं, तो वो सारे ट्वीट्स आने शुरू हुए। अब खामनेई का जो भाषण है वो दो वजह से बहुत मानी खेज है। पहली वजह तो आप जानते हैं, जो मैंने पहले बताया, कि दुनिया भर के अखबार और दुनिया भर के लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि खामनेई गायब कहां हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको मार दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बात करने की कंडीशन में नहीं रह गए, कहीं वो बीमार तो नहीं है। ये सारे सवालात सामने आने शुरू हो गए थे। तो ये जो वीडियो उनका आया, वीडियो पर जो उनका भाषण आया, जिसमें वो अपने पुराने अंदाज में ही बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने अमेरिका को सीधी चुनौती दी, ये भी कहा कि अमेरिका ने हमारे एटॉमिक सेंटर्स पे जो हमला किया था वो पूरी तरह से बेकार था। उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज है इनसिग्निफिकेंट, यानी उसका कोई खास मतलब नहीं था, ऐसे ही था, बस आए और हमला करके चले गए। और ये बात ईरान लगातार कह रहा है। ये सारी बातें की, अमेरिका को चुनौती दी, कहा कि ज़ायनिस्ट पावर और अमेरिका दोनों को हमने एक साथ हराया है। पहला तो इसका मानी यही है कि वो जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक ठाक है। अब उनको जानबूझकर बिल्कुल एक ऐसी जगह पर रखा गया है जो सुरक्षित हो, और ये जरूरी है। आपको याद होगा, मैंने कहा था कि इजराइल जो है उसने सबसे पहली कोशिश जो की थी पहले दिन, उसमें खामनेई को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन तकदीर से वो बच गए थे। उस समय कई लोगों ने कमेंट में भी मजाक उड़ाया था, अलग से भी लोगों ने कहा कि कैसी बातें आप कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बोलता हूं। जिस बात की मेरे पास जानकारी नहीं होती है, जिस बात का मेरे पास सोर्स नहीं होता है, मैं उस पर खामोशी इख्तियार करता हूं। कल का अखबार उठाइए, टाइम्स ऑफ इजराइल, और उसमें वहां का जो रक्षा मंत्री है कॉड्स, उसका बयान पढ़ लीजिए। उसने लिखा है कि वी वांटेड टू किल खामनेई, हम खामनेई को भी मार देना चाहते थे, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ। यह बात आपको अगर याद हो तो 5-7 दिन पहले मैं कह चुका हूं कि खामनेई को भी पहले दिन मारने की साजिश थी। तो ऐसी साजिश के सामने अगर वो अपने लिए सुरक्षित स्थान चुनकर रहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे नेतन्याहू के मिनिस्टर हो, 12-14 दिन सारे के सारे किस खंदक, किस खाई में छुपे हुए थे, किसी को नहीं पता है। एक मतलब तो यह है। दूसरा, एक और मानी है जिसको समझना चाहिए। मुहर्रम की शुरुआत कल से हुई और ईरान में और शिया कम्युनिटी में मुहर्रम के क्या मानी है, यह आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मुहर्रम, करबला और ईरान के रिश्ते पर कल हम बात करेंगे मौलाना आकिफ जैदी से। उनसे पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, आप लोगों ने सुना था। उनसे जरा डिटेल में बात करेंगे कि ईरान में इसका क्या असर होता है, ईरान की पूरी, आप कह सकते हैं ईरान के पूरे स्ट्रक्चर से वो कैसे जुड़ा हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इतना तो सब लोग जानते हैं कि मुहर्रम और करबला का क्या महत्व है शिया आइडियोलॉजी में और खासतौर पर ईरान के अंदर। तो कल जब उन्होंने ये भाषण दिया तो उसका एक मानी ये भी था कि वो मुहर्रम शुरू होने से पहले ईरान की जनता को बधाई भी दे रहे थे और संदेश भी दे रहे हैं। तो एक बात तो खामनेई साहब ने अपने भाषण से एकदम क्लियर कर दी, जो अर्गाची भी कह रहे हैं, जो पजेश्कियन भी कह रहे हैं, जो बाकी ईरान आर्मी के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो ईरान उतना ही जबरदस्त जवाब देगा। दूसरी बात यह कि सीज फायर के लिए खुद इजराइल परेशान था, ईरान ने सीज फायर के लिए कहीं से कोई कोशिश नहीं की। ये सारी बातें बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती हैं कि बीच बीच में अभी भी इजराइल से कुछ कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे लगता है कि फिर से कोई हमला या इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कल एक खबर चली थी इंटरनेट पर कि ईरान में किसी बिल्डिंग पर हमला हुआ है, उसमें 2 या 3 लोग मारे गए हैं। हालांकि न तो ईरान के किसी अखबार में इस खबर का कोई जिक्र है और ना ही इजराइल के किसी अखबार में इस खबर का जिक्र है, और भी जो मिडिल ईस्ट के अखबार हैं उनमें कहीं इसका जिक्र नहीं है। इसलिए लगता है कि ये शरारत ज़्यादा थी, ये खबर जो है इसकी कोई बुनियाद नज़र नहीं आती। लेकिन सबके बावजूद आप ये जानते हैं, मैं बार बार कह चुका हूं कि अमेरिका जिस तरह का मुल्क है उसमें ईरान को लगातार तैयार रहना पड़ेगा। इन सबके साथ ईरान ने एक लिस्ट भी जारी की है कि किन किन जगहों पर उसने इजराइल में हमला किया था। दरअसल इजराइल में 1948 से ही एक सेंसरशिप जारी है जिसमें जो अखबार हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं,
वो कितना रिपोर्ट करेंगे कितना नहीं करेंगे ये इजराइल तय करता है, इजराइल की गवर्नमेंट तय करती है। तो हुआ ये कि जिन रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ था उनकी तस्वीरें तो आई, हालांकि वो भी तबाहियां कम नहीं थी, उनके भी जो नए वीडियोस आ रहे हैं वो दहला देने वाले वीडियोस हैं, जबरदस्त तबाही है। लेकिन असल तबाही जहां पर हुई है उनकी तस्वीरें आपके सामने आई ही नहीं है, क्योंकि वो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं जहां पर पत्रकारों को जाने ही नहीं दिया गया है। अब जाकर ईरान ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की है। अगर आप देखेंगे तो उनके दो एयर बेसेस जो है, नेवातिम एयरबेस और अवादा एयरबेस, उन पर जबरदस्त हमला हुआ है, उन पर नुकसान हुआ है, यह दावा है ईरान का। इसके अलावा न्यूक्लियर सेंटर पे भी हुआ है और यूनिट 8200 पर भी हुआ है, जो जंग के दौरान ही हम लोगों ने रिपोर्ट किया था। बेन गुरियन एयरपोर्ट पे भी कहा जा रहा है कि वहां पर हमला हुआ है। रफाल सेंटर पे हमला हुआ है, रफाल सेंटर के पास जो पावर प्लांट है उसके ऊपर हमला हुआ है। हाइफा का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, हाइफा का पावर प्लांट तबाह हुआ है, ऑयल रिफाइनरी तबाह हुई है। इसके अलावा एक और उनका इंपॉर्टेंट एयरबेस है तेल नाफ एयरबेस, तेल नाफ एयरबेस भी काफी हद तक बर्बाद हो गया है। इसके अलावा किरियात गैत इंडस्ट्रियल सिटी हो या मिनिस्ट्री ऑफ वार हो, ये सारी चीजें भी इस हमले में बुरी तरह से टूटी फूटी हैं, जिसकी बात ट्रंप ने किया था जब ट्रंप कह रहा था कि इजराइल हैज बीन हिट वेरी हार्ड। उधर ईरान में आप जानते हैं शुरुआती हमलों में अंदर से कोऑर्डिनेशन हुआ था। बहुत सारे अफगान और दूसरे लोग पकड़े गए हैं जो लोग मोसाद के लिए, इजराइल के लिए काम कर रहे थे। उनसे बड़े पैमाने पे मोबाइल और बाकी सारी चीजें मिली हैं, हथियार भी जब्त किए गए हैं और लगातार ऐसे लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है जो जासूसी के आरोप में या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ईरान घरेलू मोर्चे पर भी सावधान है और बाहर के मोर्चे पर भी पूरी तरह से सावधान। इन सब से आगे अगर इंटरनेशनल मुद्दों की बात करें तो ईरान की संसद ने वो बिल पास कर दिया है जिसमें कहा गया है कि आईएईए के साथ हम कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। आईएईए के चेयरपर्सन ग्रासी हैं। हालांकि ग्रासी ने बार बार यह बयान दिया था कि ईरान जो है वो एटॉमिक बम बनाने के करीब नहीं है, लेकिन ग्रासी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाया था ईरान ने कि वो यहां पर आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और यहां की जो जानकारियां हैं वो इजराइल में लीक कर देते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा करने की बात भी की गई थी। अब ईरान ने अगर आईएईए के इंस्पेक्शन को रोक दिया है तो ईरान की तरफ से आप देखेंगे तो यह सही फैसला है। अगर उसकी जो एटॉमिक इंफॉर्मेशन है वो इजराइल के साथ शेयर की जा रही है तो यह बेहद खतरनाक है। ऐसे में अपनी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर ना करना यही सही तरीका है। ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि यूरेनियम भी सारा खत्म हो गया है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि यूरेनियम जस का तस बचा हुआ है। और अब बैकडोर से ऐसी कोशिशों की खबरें आ रही हैं कि ईरान से कहा जा रहा है कि यूरेनियम जो है वो दे, बता दे कहां पर यूरेनियम है। ईरान कभी नहीं बताने वाला। ट्रंप शायद भूल गए हैं कि उन्होंने जब सरेंडर लिखा था तो ईरान ने क्या किया था। तो ईरान उस यूरेनियम के बारे में तो किसी को बताने वाला नहीं और यह पहले ही कह चुका है कि हमारा एटॉमिक प्रोग्राम एज इट इज चलता रहेगा। उधर अगर इजराइल की देखें तो वहां बड़ी मजेदार कंडीशन बन रही है। नेतन्याहू ने अपील की थी कोर्ट से कि जो उसके बयान, गवाही जो उसकी होनी थी करप्शन के केस में, कतर की एक एजेंसी से पैसा लेने के केस में जो उसकी गवाही होनी थी, इस गवाही में जब वो पिछली बार गया तो उसने अपनी याददाश्त की बात की कि वो सब कुछ भूल रहा है, उसको नहीं पता कब क्या हुआ था, और फिर से उसकी पेशी होनी है जिसमें लंबे वक्त तक उसको गवाही देनी होगी। तो उसने अपील की थी कोर्ट से कि अभी सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए हमारी जो टेस्टिमनी है, हमारी जो गवाही है, उसको रोक दिया जाए। दरअसल ईरान पे हमले की टाइमिंग भी ऐसी ही चुनी गई थी कि संसद में उसका बहुमत खतरे में था, कोर्ट लगातार उसको परेशान कर रहा था। इन दोनों से उसको 12-15 दिनों की निजात मिल गई जब उसने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन अब जब यह हमला खत्म हो चुका है, अब जब यह लड़ाई बंद हो चुकी है, तो कोर्ट ने नेतन्याहू की अपील रिजेक्ट कर दी। कोर्ट ने कहा कि तुमको आना पड़ेगा और आकर गवाही देनी पड़ेगी। अब ये वाला जो केस है ना नेतन्याहू के सर पर, यह बहुत भारी पड़ रहा है। आईसीसी वाले में तो मामला हेग का था, लेकिन यहां तो मामला घर का है। अगर वहां की कोर्ट ऐसा फैसला दे देती है कि करप्शन तुमने किया है, तुमने पैसे खाए हैं, और याद रखिए इस मामले में नेतन्याहू के 2 करीबी जेल जा चुके हैं, तो अगर कोर्ट नेतन्याहू को
ये कह देता है, ये फैसला दे देता है कि कतर से जो पैसा आया था तुमने उसका पर्सनल यूज किया है, करप्शन किया है, तो नेतन्याहू के लिए गद्दी पर बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कोर्ट केस उसके गले की फांस बना हुआ है। कितनी फांस बना हुआ है आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि अमेरिका में बैठ के ट्रंप कह रहा है कि विच हंट हो रहा है नेतन्याहू का। नेतन्याहू को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और यह मुकदमा तुरंत वापस लिया जाए। मतलब अमेरिका में बैठ के इजराइल की कोर्ट से कह रहा है कि यह मुकदमा वापस लिया जाए, वहां पर फ्रेंच लॉ लगाया जाए। फ्रेंच लॉ एक आप कह सकते हैं कि जुमले की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब यह हुआ कि जो गद्दी पर बैठा हुआ है उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो नेतन्याहू गद्दी पर बैठा हुआ है, इस भरोसे वो कोर्ट से बच जाए, ट्रंप ये चाहता है। और इन सब से बचने के लिए ही, किसी तरह से गला छुड़ाने के लिए ही, क्योंकि गजा की लड़ाई भी भारी पड़ रही है, अभी 7 सैनिक उसके गजा में मारे गए हैं। एक खबर आई है और यह खबर जो आई है वो एक बेहद राइटिस्ट अखबार जो उनका है उसमें यह खबर आई है, रिपोर्ट आई है, और उसको माना जाता है कि वो सरकार के बहुत करीबी है कि गजा में एक नया प्लान लागू करने की योजना बन गई है और 2 हफ्ते के अंदर गजा में सीज फायर जो किया जाएगा वो इस नए प्लान के तहत किया जाएगा। क्या है ये नया प्लान? इसमें सबसे पहले तो यह है कि हमास की जो लीडरशिप है उसको गजा से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा यह है कि वहां पर सऊदी अरबिया, इजिप्ट और 2 और अरब मुल्क, जॉर्डन हो सकता है, कोई और मुल्क हो सकता है, ये 4 मुल्क मिलकर गजा का राज चलाएंगे, गजा की व्यवस्था देखेंगे, जिसमें उसका रिकंस्ट्रक्शन और सारा कुछ होगा। तीसरी बात यह है कि वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर लिमिटेड सॉवरेनिटी हो जाएगी इजराइल की, यानी वो इजराइल का हिस्सा बन जाएंगे। यानी पहले ही फलस्तीन सिकुड़ते सिकुड़ते जो जरा सा रह गया है उसका भी एक हिस्सा उठाकर किसको दे दिया जाएगा? इजराइल को। और आखिरी बात यह है कि कोई वादा किया जाएगा 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू करने का, यानी जो बचा कुचा फलस्तीन है उसको एक देश की मान्यता देने का वादा किया जाएगा। मैं मुतमईन हूं इस बात से, एकदम पक्का आपको बता रहा हूं कि अगर यह वादा किया भी जाएगा तो उसको आर्मी नहीं रखने दी जाएगी। यानी वो एक मुल्क तो होगा लेकिन उसके पास आर्मी नहीं होगी। उसके बॉर्डर जो सारे इश्यूज होंगे वो इजराइल खुद देखेगा, कौन गजा में जा सकता है, कौन गजा से बाहर जा सकता है, इसका फैसला भी इजराइल खुद करेगा। मुझे याद आ रहा है ओस्लो एकॉर्ड हुआ था और ओस्लो एकॉर्ड के बाद बड़ा शोर मचाया गया था कि अब फलस्तीन अलग मुल्क बन जाएगा, लेकिन समझ में यही आया कि फलस्तीनियों के साथ वो एक बड़ा धोखा था। उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि हमास जैसी ताकत उभरी जिसने हथियार से फलस्तीन को खाली कराने का, फलस्तीन को आजाद कराने का काम करने की कोशिश की। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एक ऐसा फर्जी समझौता जो सिर्फ हिंसा को जन्म देता है, कहीं से शांति को जन्म नहीं देता है, और इस समझौते में बड़े बड़े मुल्क शामिल लग रहे हैं। एर्दोगान ने जब ट्रंप से कहा कि गजा का मुद्दा भी सुलझाइए, तो ये सब प्लान लग रहा है, ये प्लानिंग पहले से थी जिसके बारे में एर्दोगान को भी पता है, और वो बस चलती नाव में बैठ के खुद को होशियार साबित करना चाह रहा है। असलियत यह है कि गजा की इस लूट में उसका भी हाथ है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड, यानी इजराइल के साथ जो समझौता है, जब इजराइल के साथ इजिप्ट ने समझौता किया था उसको अब्राहम एकॉर्ड कहा गया था। वो पहला मुल्क था जिसने मान्यता दी थी इजराइल को। तो यह कहा जा रहा है कि यह समझौता दूसरे मुल्कों में भी लागू किया जाएगा, यानी सऊदी अरबिया भी, बाकी सबकी तो ठीक है, सऊदी अरबिया जो लगातार इस बात को कहता रहा है कि जब तक पैलेस्टाइन को 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत आजाद मुल्क का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम इजराइल से कोई समझौता नहीं करेंगे, वो सऊदी अरबिया भी इसके बाद इजराइल से समझौता कर लेगा। और सीरिया, जिसने ये कह दिया है कि गोलन हाइट्स का जो इलाका है वो हमेशा के लिए इजराइल को देने के लिए तैयार है, वो भी अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग है जो सामने लेकर आया है ये अखबार। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या हमास चुपचाप अपनी लीडरशिप को कहेगा गजा छोड़ के चले जाइए? वैसे तो उसकी लीडरशिप के ज्यादातर लोग गजा के बाहर ही हैं, बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन क्या जो बचे कुचे लोग हैं वो भी गजा छोड़कर चले जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या हमास इस पर राजी हो जाएगा? देखना होगा, क्योंकि इस पर राजी होने का मतलब होता है कि हथियार एक तरह से हमेशा के लिए डाल देना और गजा को इजराइल के
खूनी पंजे के हवाले कर देना। हो सकता है गजा दोबारा बन जाए, हो सकता है गजा में घर बन जाए, पानी वानी की व्यवस्था हो जाए, लेकिन फलस्तीन की आज़ादी का सपना और दूर होता चला जाएगा अगर ये अकार्ड, अगर ये बात लागू हो जाती है। वो तो आप समझ ही गए होंगे, होस्टेजेज वापस करना, ये वो तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन जो बड़ा खेल है वो मैंने आपको बताया। सोचना यह भी होगा कि क्या नेतन्याहू के साथ वाले इस बात के लिए तैयार होंगे। अभी आपको बताऊं कि नॉर्थ गजा की एड उसने रोक दी है, इमदाद रोक दी है, क्योंकि स्मारिच कह रहा है कि गजा को एड देना अगर बंद नहीं करोगे तो मैं सरकार से बाहर चला जाऊंगा। तो सरकार को बचाने के लिए उसने गजा की एड रोक दी है। अब अगर वो झूठा वादा भी कर देता है इस बात का कि फलस्तीन को जल्दी ही आजादी मिल जाएगी, तो क्या उसके आसपास बेन ग्वेर और स्मारिच जैसे जो जानवर उसने पाले हैं वो इस बात पर राजी होंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा और इस पर ही डिपेंड करेगा कि आगे कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्या वाकई सऊदी अरब इतना समर्पण कर देगा कि वो अपने स्टैंड से पीछे हट जाएगा और इजराइल से हाथ मिला लेगा? यह भी एक बड़ा सवाल होगा। सीरिया में जिस तरह से सीरिया की जमीन इजराइल को दी जा रही है, क्या सीरिया के लोग उसको आंख मूंद कर एक्सेप्ट कर लेंगे या सीरिया में नया रेजिस्टेंस खड़ा होगा? यह भी एक सवाल है। एक सवाल यह भी है कि ईरान क्या आंख मूंद कर यह सब कुछ देखता रहेगा? इन सारे सवालात के जवाबों में ही फलस्तीन का और सच कहें तो मिडिल ईस्ट और दुनिया का भविष्य निर्भर है। अगर यह झूठा समझौता जबरदस्ती लागू किया जाता है तो यह समझिए 2-4 साल भले शांति रह जाए, लेकिन फिर कोई नई आप देखेंगे तंजीम उभर के आती है और एक बार फिर फलस्तीनी जो है वो बंदूक उठाकर लड़ते हुए नजर आएंगे। बेहतर तो ये होता कि अगर अलग मुल्क बनाना ही है तो तुरंत आप बनाते और उसके बाद फलस्तीनियों को खुद मुख्तार होने का हक देते, तब शायद पश्चिम एशिया में शांति हो सके। उसके बिना तो बातें हैं, बातों का क्या। ट्रंप सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, अगले दिन सुबह कुछ और कहते हैं। इसलिए 2 दिन बाद क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट मुझे जरूरी लगी इसलिए आपसे शेयर किया। आगे भी मिडिल ईस्ट पर जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप लोग देखते हैं वीडियोस, दूर तक पहुंचाते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे कहने पर आप लोगों ने मेंबरशिप ली, उसका भी शुक्रिया। जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है, ज्वाइन का बटन दबाकर या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट कहीं भी देखकर वो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथी बन सकते हैं। 3 रुपए रोज से भी कम का उनका ये योगदान हमें बहुत ताकत देता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।